नमस्ते, आप सभी का स्वागत है विज्ञान अभ्युदय में। जैसा कि हमारा काल क्रिया पाठ चल रहा था, उसके हमने 4 श्लोक देख लिए थे। काल गणनाएँ दी हुई थी, साथ के साथ भगन राशि, अंश, कला, विकला आदि के बारे में जानकारी थी और वर्ष, मास, दिन, नाड़ी, विनाड़ी आदि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा हमने व्यतिपात की जानकारी करी और वैधत्र की जानकारी करी। तो हमारे पास ये अभी तक के डाटा आ गए। उसके बाद हमने क्या करा कि मंदोच्च नीच, है ना? जो वृत्त का परिभ्रमण है और जो शीघ्रोच्च नीच वृत्त का परिभ्रमण है। आगे हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे और जो बृहस्पति की गणना है, भग्न संख्या और कितने समय में चक्कर लगाता है, 12 वर्ष पूरा एक चक्कर लगाने में लगता है, 1 साल में एक राशि जितना चक्कर लगाता है, तो ये सब जानकारियाँ हमने अभी तक कर ली है। अब हम आगे 5 और 6 श्लोक को देखेंगे। इनमें बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत टर्मिनोलॉजी वाली चीज़ें हैं, शब्दावली है, तो इसको थोड़ा-सा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसके लिए हम थोड़ा-सा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है क्या है, आप इसको पढ़ेंगे, श्लोक को पढ़ेंगे तो बहुत सरल भाषा में है, तो ये सब आसानी से समझ में आ जाएगा। रवि शशि योगा भवति शशि मासः, शशि मास मतलब आप समझ रहे हो चंद्रमास, और रवि भग्न तो आप जान ही रहे हो। इसी तरीके से अन्य शब्द भी बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो इस तरीके से हम सीधे अर्थ पे बात करते हैं। तो जो सूर्य के वर्ष होते हैं, जैसे हमने पढ़ा एक महायुग में सूर्य के वर्ष कितने होते हैं, 43,20,000, और यही उसका भग्न होता है। तो हमने कहा था महायुग में जितने वर्षों की संख्या होती है उतने ही सूर्य के भग्न होते हैं। उसके आगे की बात करें तो उसके आगे की बात है कि जो सूर्य और चंद्रमा की युति के तुल्य, यानी सूर्य और चंद्रमा जब जब मिलेंगे उसके बराबर क्या होगा, चंद्रमास आएगा। जब भी कोई दो चीज़ें मिलेंगी तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें उनके भग्नों को घटा देना है, उससे उसका मान आ जाएगा। क्योंकि आप समझ रहे, भग्न मतलब चक्कर, तो उसको घटाएंगे तो जब वो मिलते हैं वो काल आ जाएगा। तो इस तरीके से जब सूर्य भग्न में से चंद्रमा के भग्न को घटा देंगे तो चंद्रमास आ जाएंगे। तो अब आगे बात करते हैं। अब जब सूर्य और पृथ्वी की युति होगी उसको अपन सावन दिन कहते हैं, यानी सूर्य भग्न में से पृथ्वी के भग्न को घटा देंगे। और जो पृथ्वी के आवर्त हैं इसके तुल्य क्या होते हैं, नक्षत्र दिन होते हैं। यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है उसके बराबर कितने होते हैं, नक्षत्र दिन होते हैं। तो हमने ये सब पढ़ लिया है, ये सारे डाटा हमने पढ़ चुके हैं। सूर्य का भग्न कितना होता है, चंद्रमा का कितना होता है, पृथ्वी का कितना हो रहा है उसका अक्ष पे, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे की बात करें, युग में सौर मासों की अपेक्षा चांद्रमास जितने अधिक होते हैं। आप देखिए कि चंद्रमास क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चंद्रमास छोटे होते हैं, तो इसलिए युग में, महायुग में सौर मास से जितना अधिक चंद्रमास होगा वो तो उसको क्या बोलते हैं, अधिमास बोलते हैं। अब देखिए मास है दोनों, हमने मास को 30 दिन के आसपास कहा, लेकिन इसमें भी थोड़ा आगे पीछे होता है ना। चंद्रमास थोड़ा सा छोटा होता है, सूर्य मास थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आने लग जाता है। तो 33 महीने बाद ये गैप पूरे 1 महीने जितने हो जाता है, तो उसको प्रॉपर एक अधिमास बोल देते हैं। तो इस तरीके से ये अधिमास हो गया। उसके आगे क्या है, चांद्र दिनों की संख्या सावन दिनों से जितनी अधिक होगी, चांद्र दिनों की संख्या सावन दिनों से जितनी अधिक होगी उसको क्या बोल देते हैं, 6 तिथियां बोल देते हैं, यानी चांद्र दिन अधिक होंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, चांद्र महीने भी ज़्यादा होते हैं और चांद्र दिन भी अधिक होते हैं। अब एक वर्ष का समय किसको कहा जाता है, कि सूर्य अपनी जहाँ से उसने शुरू किया था वहीं उसी नक्षत्र में वापस आ गया है ना। तो एक भगन को पूरा कर लेता है, वो उसका 1 वर्ष हो जाता है। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा और सूर्य की युति होगी, उसी को हमने चंद्रमास कह रहे हैं, है ना। तो की युति से, चंद्रमा की सूर्य से युति अमावस्या के अंत में होती है। जब अमावस्या, या फिर इसको अमांत भी बोलते हैं, बहुत जगह अमांत बोलते हैं, बहुत फेमस है अमांत, ठीक है। तो अंत में होती है। फिर चंद्रमा जब सूर्य से एक भगन अधिक चल लेता है तब अगला चंद्रमास आरंभ हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि जो अतएव चंद्रमा एक युग में सूर्य से जितनी बार युति करता है उतने ही कितने होते हैं, चंद्रमास होते हैं, है ना। हुआ क्या, आप देखिए कि ये बात है, आप युति का अर्थ समझ रहे हैं, जब उनका मिलन हो, कक्षा में आमने सामने आ जाए, है ना। तो जो अमावस्या के अंत में होगा, लेकिन होता क्या है कि यह सौर मास से कुछ समय पहले ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि सौर मास का अंत कब होगा, राशि के अंत के साथ, और इसका ये हो जाएगा अमावस्या के साथ शुरू। तो इस तरीके से इसका होता है ना। और आगे भी हम समझेंगे, अभी पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक ही नहीं है सिर्फ। तो सावन दिन किसको बोला जाता है, एक सूर्य उदय से दूसरे सूर्य उदय तक को सावन दिन बोला जाता है। तो सावन दिनों की संख्या कितनी होती है, पृथ्वी के परिभ्रमण
और सूर्य के भग्नों के अंतर के तुल्य होती है। जो पृथ्वी का परिभ्रमण हो रहा है और सूर्य के अंतर, जब ये युति होगी इनके बीच, सूर्य और पृथ्वी की, क्योंकि जब भी इनकी युति होगी जब भी सूर्योदय होगा। तो इस तरीके से ये बोल रहे हैं सूर्योदय से सूर्योदय तक। हम क्योंकि जानते हैं पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है पूरा एक दिन में, है ना, तो इस हिसाब से ये बोला जा रहा है। अतएव जो कहा जाता है नक्षत्र दिन क्या होते हैं, है ना, तो नक्षत्र दिन उतने ही होते हैं जितनी बार पृथ्वी अपने चक्कर लगाती है ना, जितनी बार अपने अक्ष पे चक्कर लगाती है। इन दोनों की संख्याओं में देखिए अंतर मिलेगा, जो सावन दिन है और जो नक्षत्र दिन है उनमें अंतर मिलेगा। तो युग में अधिमास क्या होता है, जैसे हमने कर लिया कि चंद्रमास सौर मास से थोड़ा सा कम होता है अवधि में। तो चंद्रमास जो चंद्र दिनों से चांद सावन दिनों की संख्या जितनी कम होती है उतनी ही क्षय तृतीया होती है। ये बात भी हम देख चुके हैं कि चंद दिन ज़्यादा होते हैं। तो चंद्रमास एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक होता है, ये बात भी बहुत ध्यान रखने वाली है, बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, नहीं, अमावस्या से अमावस्या तक है। और सौर मास कब तक होता है, एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक होता है जो सौर मास है ना। सौर मास थोड़ा सा बड़ा होता है, चंद्रमास सौर मास से कुछ छोटा होता है, ये बात आ गई है। अतएव चंद्रमास का प्रारंभ सौर मास के प्रारंभ से कुछ पहले होने लगता है। चंद्रमास का प्रारंभ पहले ही हो जाता है, जिससे मैंने आपको बताया। और ये अंतर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ऐसा हो जाता कि एक अमावस्या से लेके दूसरी अमावस्या के बीच कोई संक्रांति ही पड़ी नहीं, यानी सौर मास आरंभ ही नहीं हुआ और उसके बीच में एक गैप रह गया। तो ये जो चंद्रमास आया, इसी चंद्रमास को हम अधिमास बोल देते हैं। आप समझे? तो 33 महीने बाद ऐसा क्षण आता है कि वो गैप बढ़ते 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 इतना हो जाता है कि वो छूट ही जाता है, उसमें संक्रांति ही नहीं आती एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक। अब हम कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ों को, यहाँ पर थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी हमारे डाटा के लिए कि हमको कैसे चीज़ें निकालनी है। तो युग में सूर्य वर्षों की संख्या कितनी होती है, जितनी उसकी भग्न संख्या होती है ना। रवि भग्न संख्या 43,20,000। अब है युग में चंद्रमासों की संख्या। चंद्रमास हमने बताया कि चंद्र भगन में से सूर्य भगन को घटा देंगे। चंद्रमास जितना भी, क्योंकि जिनकी भी युति होगी, युति का मतलब यही है जब वो दोनों आपस में मिलेंगे, और भग्नों के अंतर से आसानी से मिल सकते हैं, आसानी से पता लग जाएगा कि इतना अंतर है तो इतने ऐसे ऐसे मिल रहे हैं वो, है ना। तो इसमें से घटा दिया, ये चंद्र भगन में से सूर्य भगन घटा दिया, चंद्रमासों की संख्या आ गई एक युग में। तो आपको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखाऊँ इसको। ये देखिए ये मान आता है, अब आपको मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ कि 5,34,000 5,34,33,336 में अपने को भाग देना है किसका, अपने महायुग की संख्या का, क्योंकि महायुग के डाटा है। तो कितना आया 12.36, है ना। 12.36 का अर्थ मतलब 12 से कुछ अधिक। इससे आप समझे कि एक वर्ष में 12 से अधिक चांद्रमास होते हैं। तो इसका मतलब है, और जबकि सौर मास होता है जो राशि में पूर्ण होता है, राशि के अंत में ही पूर्ण होता है। तो सौर है जो सौर मास है तो वो 12 महीने में ही ख़त्म होगा, जबकि ये थोड़ा सा अधिक है, यानी ये छोटा है। इससे यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि ये छोटा होता है थोड़ा। इसके बाद बात करें युग में सावन दिनों की संख्या की बात करें, तो सावन दिन हमने बताया कि जहाँ पे दोनों आपस में युति होगी पृथ्वी और सूर्य की। तो पृथ्वी का आवर्त और रवि भगन को घटा देंगे तो ये पृथ्वी सावन दिनों की संख्या आ जाएगी। अब युग में नक्षत्र दिनों की, नक्षत्र दिन हमने बताया पृथ्वी का जितना आवर्त है उतना ही नक्षत्र दिनों। देखिए हम जो गणना कर रहे हैं वो आर्यभट्ट जी के अनुसार कर रहे हैं, हो सकता है आप कहीं और पढ़ेंगे तो ये गणनाएँ अलग हो। हर ज्योतिषी ने उनकी अलग अलग गणनाएँ दी है ना, अपने अपने सिद्धांत है, अपनी अपनी गणना है। लेकिन हम आर्यभट्टीय पढ़ रहे हैं तो आर्यभट्ट जी की गणनाओं की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये हमने बात कर ली कि नक्षत्र दिनों की संख्या पृथ्वी के आवर्त के बराबर होती है। अब सौर मासों की संख्या, तो सौर मासों की संख्या आप तो समझ गए, एक राशि से जो दूसरी राशि है उस तक एक सौर मास होता है। तो इस हिसाब से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, 12 का गुणा कर दिया। जैसा मैंने कहा ना आपको कि जो ये कितने हैं, एक वर्ष है, एक वर्ष में 12 आएंगे सौर मास, तो 12 का गुणा कर दिया तो ये राशि आ गई। बहुत सरल है, चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे तो वो बिल्कुल सरल है। आप जब खुद पढ़ने बैठेंगे तो बहुत कठिन लगेंगी, लेकिन थोड़ा सा एक बार वीडियो देख लेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो युग में अधिमासों की संख्या कितनी होगी, तो हमने इसको घटा दिया। आप पीछे जाके देखेंगे ये आया चंद्रमास, चंद्रमास में से हमने क्या घटा दिया, सौर मास को घटा दिया। तो आप देखिए चंद्रमास में से हमने सौर मास को, ये चंद्रमास है ये सौर मास है, इसको हमने घटा दिया। तो ये संख्या आ गई अधिमासों की एक महायुग में, है ना। और युग में चंद्र दिनों की संख्या, तो दिन क्या होते हैं, एक मास में 30 दिन होते हैं, हम मान के चलते हैं। तो चंद्रमास का गुणा 30 से करेंगे तो इतना हो जाएगा। और 6 तिथियों की बात की तो आप इधर पढ़े इसको एक बार कि 6 तिथियाँ क्या होती है। जैसा कि हमने बताया सावन दिन और चांद्र दिनों को आप घटा देंगे। तो चांद्र दिन हमने ये निकाल ली हैं
चंद्र दिन ये रहे, इसमें से सावन दिनों को हमने घटा दिया है, तो इससे 6 तिथियाँ आ गई। तो यहाँ पर हमने बहुत आसानी से इन सबको समझ लिया है। ये दिखने में बहुत कठिन प्रतीत हो रहे होंगे आपको, लेकिन थोड़ा-सा आप कॉन्सेप्ट के रूप में चलें तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो आगे ये जो हमारे पास ये डाटा है, आगे बहुत लाभ देने वाला है। बहुत इससे हमें को चीज़ें क्लियर होंगी और हम गणनाएँ कर पाएँगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते चलें। आप टर्मिनोलॉजी को समझते चलें, कहीं लिख नोट कर लें, स्क्रीनशॉट्स ले लें और कुछ समझना है तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।